नमस्कार दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स लेक्चर सीरीज में डॉक्टर अरविंद शर्मा, सह आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम एमजीएसयू यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग 5th यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। 5वीं यूनिट में क्वांटम मैकेनिक्स में सबसे पहला टॉपिक आपके है फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। फ्रैंक हर्ट्ज ने 1914 में एक प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि जो परमाणु होता है उसकी जो इंटरनल एनर्जी होती है, आंतरिक ऊर्जा होती है, उसकी ऊर्जा विविध होती है, क्वांटाइज्ड होती है। फ्रैंक और हर्ट्ज दो अलग अलग वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रयोग के द्वारा एक एग्जाम्पल के रूप में मरकरी गैस, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन गैस, इस प्रकार के वेपर लेते हुए उनके जो परमाणु होते हैं उनके लिए जो इंटरनल एनर्जी है, आंतरिक ऊर्जा है, इसके लिए एक एटम को लेते हुए ये सिद्ध किया कि अगर हम Hg वेपर, मरकरी का वाष्प, हाइड्रोजन, इस प्रकार के अगर अपन गैस और वेपर अगर अपन लेते हैं, गैस भी ले सकते हैं और वेपर भी ले सकते हैं, एटम्स अगर हम यूज लेते हैं उस प्रयोग में, तो वहां से डायरेक्ट एविडेंस आता है हमारे पास में। डायरेक्ट एविडेंस अर्थात सीधा प्रमाण है कि आपके पास में जो इंटरनल एनर्जी होती है एटम की, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन एटम आर क्वांटाइज्ड। जो आपके पास में जो भी एटम आपने वहां काम में लिया है उसकी इंटरनल एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। ये उस प्रयोग के द्वारा सिद्ध हुआ। चूंकि उसके परिणाम जो आया, उनका जो फिजिकल एक्सप्लेनेशन दिया गया, जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन जो फंडामेंटल रूल्स के आधार पर दिया गया, उसके द्वारा ये सिद्ध किया गया। अब वास्तव में प्रयोग क्या था और उसका स्ट्रक्चर क्या था और उसकी वर्किंग क्या थी, वहां से अपन प्रारंभ करते हैं। जिस प्रकार से आप ये फिगर में देख रहे हैं, सबसे पहले फिलामेंट, यहां आपके पास में फिलामेंट होता है और थर्मियोनिक इमिशन, तापायनिक उत्सर्जन से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कैथोड के द्वारा होता है, जो सामान्य रूप से बहुत से प्रयोगों में आप लोग देखते हैं। फिलामेंट में थर्मियोनिक, तापायनिक उत्सर्जन, थर्मियोनिक इमिशन से इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन कैथोड के द्वारा होता है। इलेक्ट्रॉन यहां से उत्सर्जित होते हैं। इसके पश्चात आपके पास में यहाँ कैथोड के बाद में ये जो पार्ट है, ये ग्रिड है, ये ग्रिड है और ये आपके ग्रिड है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इमिट होने के पश्चात में जो यहाँ आपके पास में क्या है, यहाँ गैस और वेपर ऑफ एटम्स बीइंग इमिटेड। यहाँ गैस या वेपर है। जो हम पहला प्रयोग या पहला परिणाम जो समझा रहे हैं वो किसके लिए है, Hg एटम्स की गैस पर आपने याद रखा। तो Hg वेपर जो आपने लिया है, मरकरी का जो वेपर लिया है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन और मरकरी एटम के बीच में कोलिजन होता है, टक्कर होती है। वो टक्कर परफेक्टली इलास्टिक हो सकती है, इनइलास्टिक हो सकती है, पूर्णतः प्रत्यास्थ हो सकती है, अप्रत्यास्थ हो सकती है। दोनों ही केस को अभी अपन डिस्कस करेंगे, दोनों स्थितियों में क्या होता है। यहां ग्रिड है, ग्रिड और कैथोड के बीच में एक वोल्टेज हमने अप्लाई किया। V1 जो पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल कौन सा है, जो हमने ग्रिड और कैथोड के बीच में दिया। कैथोड ऋणात्मक है, विभव से जोड़ा हुआ है, और ग्रिड को धनात्मक विभव से जोड़ा हुआ है, प्लस और माइनस। यहां V1 पोटेंशियल है, ये विभव कौन सा है, V1। उसके उपरांत प्लेट है, प्लेट और ग्रिड के बीच में भी एक अपन ने विभवांतर पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है। ग्रिड को पॉजिटिव दे रखा है और प्लेट को नेगेटिव दे रखा है। यदि सपोज कर लिए यहां से इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो और इलेक्ट्रॉन यहां से प्लेट तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, सफल हो जाता है, तो आपके पास में करंट फ्लो होगा। अगर इलेक्ट्रॉन प्लेट तक नहीं पहुंचेगा तो सर्किट पूरा नहीं होगा और आपको कोई भी करंट नहीं मिलेगी।
इलेक्ट्रॉनों का बहुत से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हुआ, उसमें से कुछ कम इलेक्ट्रॉन पहुंचते तो अपने को कम करंट मिलेगी, धारा मिलेगी। यदि अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं तो आपको अधिक धारा मिलेगी। अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि हम इस प्रयोग में बेसिक इसका थ्योरेटिकल और फंडामेंटल कंसेप्ट क्या है। इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन हुआ, V1 आपने पोटेंशियल अप्लाई किया यहाँ, तो ये V1 पोटेंशियल कर क्या रहा है, ये पोटेंशियल इसको काइनेटिक एनर्जी दे रहा है। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई? इनिशियली जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के पास में एनर्जी नहीं होती। इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी कहाँ से मिल रही है? जो हमने बाहर से पोटेंशियल अप्लाई किया है। पोटेंशियल अगर कहीं देते हैं तो ईवी पोटेंशियल, ईवी एनर्जी उसको मिलती है। यहाँ अगर हमने EV1 दिया है तो उससे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² अपने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो आपको एनर्जी मिल रही है हाफ mv1² इक्वल टू EV, एक नॉर्मल वे में जो आपको एनर्जी प्राप्त होती है। अब सपोज कर लीजिए उसमें से कुछ कमी आ रही है, रिटार्डेशन हो रहा है या किसी कारण से उसमें कमी आ रही है, तो फैक्टर हमने यहाँ पे कंसिडर करना है। कि सपोज कर लीजिए कि जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मिली उसमें कुछ कमी आई, उस पार्ट को हमने E के रूप में यहाँ पर डिनोट कर रखा है। ये पार्ट है कि ये पार्ट हमने एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से इस पोटेंशियल के द्वारा प्रदान की। अब वास्तव में प्रयोग में हो क्या रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन हुआ, इलेक्ट्रॉन्स, इसमें एक और चीज पहले आप देख लीजिए कि जो पोटेंशियल V2 है, V1 पोटेंशियल की अपन ने चर्चा कर ली, ये तो हम 0 से लेके बढ़ाते थे। V1 पोटेंशियल 0 से लेके स्टेप बाय स्टेप अपन इसको इंक्रीज करेंगे। V2 पोटेंशियल और V1 में क्या कंडीशन होनी चाहिए? V2 जो होगा V1 से थोड़ा कम होगा, V2 जो होगा V1 से कम होगा, V2 बराबर V1 माइनस डेल्टा V, और जो थोड़ा कम होगा वो लगभग 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। कितना होगा? लगभग 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। इसको हम कहते हैं रिटार्डिंग पोटेंशियल। क्यों रिटार्डिंग पोटेंशियल? देखिए वो निगेटिव है, आपके पास में ये निगेटिव टर्मिनल है, प्लेट को आपने निगेटिव पोटेंशियल दे रखा है, इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो, तो दिस पोटेंशियल बिहेव्स लाइक ए रिटार्डिंग पोटेंशियल, अवमंदन विभव की तरह से कार्य करेगा यहाँ पे, परंतु इसके मान को हमने कम रखा हुआ है, इसकी वैल्यू को कम लिया है। अब यहाँ पे अब अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्या होगा। इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन, तापायनिक उत्सर्जन से कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन हुआ। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है V1 पोटेंशियल से इनको काइनेटिक एनर्जी मिली। काइनेटिक एनर्जी कितनी मिलेगी? हाफ mv1² इक्वल हाफ mv² v1² इक्वल टू EV1। ओके, अब यहां पर जब इसके परिणाम को देखा गया, जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसका परिणाम जो आता है उसको अपन एक्सप्लेन करते हैं। अब इसके परिणाम क्या है? परिणाम यह है कि हमने पोटेंशियल को यहां इंक्रीज किया। ये पोटेंशियल कौन सा है? ये V1 है, ये V1 पोटेंशियल, जो वोल्टेज अपन दे रहे हैं ये V1 है। प्रारंभ में धारा का मान बढ़ रहा है, फिर एक ऐसा बिंदु आता है जहां धारा का मान कम होना शुरू हो जाता है। पहले तो अपने को हाईएस्ट पॉइंट मिल रहा है, फिर एक डिप मिलता है। अब इसका कारण क्या है कि पहले तो धारा बढ़ रही है और फिर कम हो रही है। शुरुआत में तो देखिए इनिशियली प्रारंभ में क्या इलेक्ट्रॉन्स है, आपने उसको एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन्स ग्रिड को पार कर रहे हैं और पार करके बाद में वो प्लेट तक पहुंच रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स अगर प्लेट तक पहुंचेंगे तो धारा का मान बढ़ता रहेगा। परंतु 4.9 वोल्ट एक ऐसा पोजीशन है, यहां दो तरह की घटनाएं हो रही है। 4.9 वोल्ट से पहले इलेक्ट्रॉन और Hg एटम में इलास्टिक कोलिजन होता है। किसके बीच में होता है? इलेक्ट्रॉन और Hg। किस में हो रहा है? यहां क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन और Hg एटम, इनमें दो तरह की
परफेक्टली इलास्टिक और दूसरी इनइलास्टिक। जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है तो चूंकि इलेक्ट्रॉन का मास Hg मास से बहुत कम है, मास ऑफ Hg ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मरकरी का मास जो है वो इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत अधिक होता है। इस कारण से जो आपके जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, उसकी एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं आता है और इलेक्ट्रॉन जो है प्लेट तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, अर्थात धारा का मान बढ़ रहा है। परंतु 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होता है कि इन दोनों के बीच में इनइलास्टिक कोलिजन होता है, अप्रत्याशित टक्कर होती है और मरकरी एटम जो है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी डिफरेंस है फर्स्ट और जीरो में वो 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये कितना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। नो ये तो आपके पास में वोल्ट ही है, ये तो वोल्ट है, परंतु एनर्जी जो है चूंकि इलेक्ट्रॉन की है तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा कि आपके पास में जो है 4.9 जो है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी होती है। इतना पोटेंशियल अपन दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं, तो आपके पास में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आपके पास में आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ कोलिजन जो इनइलास्टिक हो जाती है, मरकरी एटम जो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है तो ये एनर्जी में कमी आ जाती है। फिर मध्य भाग के बाद में फिर वापस जब आगे इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है, मान लीजिए उसकी एनर्जी में कमी आ गई, चूंकि हाइड्रोजन एटम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया, फिर वापस से इलेक्ट्रॉन उतनी एनर्जी ग्रहण कर लेता है। फिर उसके बाद में सेकंड पार्ट में वही चीज है, फिर हाइड्रोजन एटम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में Hg एटम हाइड्रोजन में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हाइड्रोजन एटम के लिए ये होता है 10.2 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए 4.9 होता है, हाइड्रोजन के लिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। Hg में आधी दूरी के पश्चात ग्रिड तक पहुंचते फिर वापस से 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ग्रहण कर लेता है, अर्थात इतना पोटेंशियल इसका इंक्रीज होने से फिर से Hg एटम जो है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है, तो आपके पास में सेकंड हाईएस्ट पॉइंट बनता है। इस प्रकार से क्रमवार अल्टरनेटली 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बाद में ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता रहता है। इसलिए ये जो आपके पास में पीक्स यहाँ पर आपको मिलती है। तो बेसिक थ्योरेटिकल कंसेप्ट ये होता है इसका। अब इसका जो है कंसेप्चुअली अगर अपन देखें तो ये एनर्जी का अपन ने सपोज कर लीजिए कि आपके पास में जो ईवी का मान है, ईवी का मान अगर इसके बराबर है या थोड़ा सा ज्यादा है, अगर जो आपने काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को दी है अगर वो बराबर है ईवी के, तब तो वो कोई करंट नहीं मिलेगी, और अगर थोड़ा सा भी ज्यादा है, ये 0.05 से कम है, तब तक कोई करंट प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि आपने रिटार्डिंग पोटेंशियल यहां लगा रखा, अप्लाई कर रखा है। अगर वो इससे अधिक है, इसको क्रॉस करने के लिए एबिलिटी रखता है, तभी आपको करंट प्राप्त होगा। इसके अलावा हमें पता है वेव नंबर क्या होता है, 1/λ जो है आपकी तरंग संख्या कहलाती है। अगर हम वेव नंबर निकालें एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए कितना वेव नंबर होगा, तो ν/c h/hc = 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन नैनोमीटर, और पर सेंटीमीटर में करें तो 8065 पर सेंटीमीटर आता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जो करस्पॉन्डिंग वेव नंबर है वो होता है 8065 पर सेंटीमीटर, 8065 पर सेंटीमीटर फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास में यहाँ पर फॉर Hg फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये कितना हो जाएगा 4.9 इंटू 8065, ये हो जाएगा 39518, 39,518 अप्रोक्सीमेटली पर सेंटीमीटर वेव नंबर आपके पास में आता है। ये बात आई यहाँ पर वेव नंबर की। तो
हमने जो डिस्कस किया था कि डायरेक्ट एविडेंस होता है कि क्या ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया और इसका बेसिक उद्देश्य क्या था, क्या परिणाम आए। डायरेक्ट एविडेंस से इंटरनल एनर्जी ऑफ एन एटम जो होता है वो क्वांटाइज्ड होती है, परमाणु की जो ऊर्जा होती है वो क्वांटाइज्ड होती है, विविध होती है। और Hg का अपने एग्जांपल लिया। Hg के अलावा अगर अपन ये हाइड्रोजन एटम के लिए लें, हाइड्रोजन के लिए होता है 10.2, 10.2 20.4। हाइड्रोजन के लिए कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम के लिए आपके ये हो जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसके मल्टीपल में चल रहा है। जैसे यहाँ 4.9 वोल्ट है वैसे ही वहां 10.2 वोल्ट हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। और वो करस्पॉन्डिंग जो है, जो आपके पास वेव नंबर निकालना है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हाइड्रोजन एटम के लिए रिजल्ट आता है। तो इस प्रकार से फ्रैंक-हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में क्या इसका उद्देश्य था और क्या कंक्लूजन इसके थे, इसको हमने आज समझा। धन्यवाद दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स लेक्चर सीरीज में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।